हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। भगत सिंह की जो सीरीज है मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनके लेख का आज तीसरी क्लास है। क्लास तो नहीं कह सकते, यह तीसरा एपिसोड है। क्लास तो खैर दूसरी होती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो लेता हूँ इसलिए मुंह से निकल गया क्लास। बाकी भगत सिंह जी का जो हम एक लेख पढ़ रहे हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस लेख का आज तीसरा एपिसोड है। आई होप आपने दो पहले वाले सुने होंगे, इसलिए आज का भी अच्छा लगेगा। अगर पहले वाले दो नहीं सुने तो पहले वाले जाके सुन लो, उसके बाद में तीसरा देखना। बाकी तीसरा देखने से कोई मतलब नहीं है, पहले वाले दो सुन लो जाके। बहुत छोटे हैं, 10-12 मिनट के, ज़्यादा कोई बड़े नहीं। तो कल का जो एपिसोड है उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह जी क्या लिखते हैं। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति है। अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, पिताजी धार्मिक रूढ़िवादी है लेकिन उदारवादी भी है, यानी कि भगत सिंह जी के ऊपर किसी प्रकार कोई प्रेशर अभी तक वो नहीं डाल रहे। लेकिन हालांकि खुद भगत सिंह जी कह रहे हैं कि शुरू शुरू में गायत्री मंत्र का घंटों तक जाप किया करते थे। भगत सिंह एक धार्मिक या उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली, किंतु वे नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। पिताजी के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उनकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। देखिए, कॉलेज के दिनों में भी, असहयोग आंदोलन के दिनों में भी भगत सिंह जी जो है पक्के आस्तिक, वो खुद लिख रहे हैं, मैं अभी भी पक्का आस्तिक था। असहयोग आंदोलन के दिनों तक भी विचार चल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतया नास्तिक नहीं है। भगत सिंह जी पूरी तरह से नास्तिक नहीं है अभी भी। देखो आगे क्या लिखते हैं। बिना काटे व संवारे हुए लंबे बालों को रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख व अन्य धर्मों की पौराणिकताओं और सिद्धांतों में विश्वास नहीं हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। ईश्वर को अभी भी मान रहे हैं, असहयोग आंदोलन तक। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहां पर जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस भी नहीं कर सकते थे। पहली बार क्रांतिकारी संगठन से जुड़े और एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो बिल्कुल पूरा का पूरा आस्तिक था। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने के साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में आया, वे पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं तो आदरणीय कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान किया गया है। बात कर रहे हैं सचिंद्र नाथ सान्याल की। सचिंद्र नाथ जी ने किताब लिखी, उस किताब में शुरू से जो भगवान की महिमा गाई गई है। उस सुंदर पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के जो रहस्यात्मक वेदांत के कारण पुष्प बरसाए हैं, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो दी रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वह अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम था। यानी कि 28 जनवरी 1925 को जो क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था, वो क्रांतिकारी सचिंद्र जी सान्याल के निर्देशन में तैयार हुआ था। भगत सिंह जी आगे क्या कह रहे हैं। अब इस प्रकार
के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने विचारों को ही रखता है जो उसे स्वयं बहुत प्रिय होते हैं और अन्य कार्यकर्ताओं को उनसे सहमत होना होता है। उन मतभेदों के बावजूद जो उनको हो सकता है, उस पर्चे में पूरा एक पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा था। जो क्रांतिकारी पर्चा 28 जनवरी 1925 को सत्येंद्र सान्याल जी ने जो लाया था, उसमें भगवान के बारे में बढ़ चढ़ के लिखा गया था। सर्वशक्तिमान जो है, ईश्वर जो है, उनकी लीलाओं और उनके कार्यों की प्रशंसा की गई थी। ये भगत सिंह जी कह रहे हैं। यह सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। यानी कि क्रांतिकारी की वजह से भगत सिंह जी नास्तिक नहीं हुए, या क्रांतिकारी दल से जुड़ने की वजह से भगत सिंह जी नास्तिक नहीं हुए। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, जो काकोरी कांड के जो अभियुक्त थे, काकोरी कांड के जो क्रांतिकारी जो थे 4 शहीद, वो भी पूरी तरह से धार्मिक थे। और राम प्रसाद बिस्मिल तो पूरे के पूरे आर्य समाजी थे, जो कि पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। समाजवाद तथा साम्यवाद के बहुत अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। राजेंद्र लाहिड़ी गीता के श्लोक का पाठ करते थे। मैं उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो प्रार्थना नहीं करता था और कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। क्रांतिकारियों की घटनाओं को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ईश्वर को नहीं नकारा। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया था। कुछ समय तक अवश्यंभावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव सा दिखा। उत्साही कॉमरेडों, नहीं नेताओं ने भी हमारा उपहास करना शुरू कर दिया। यानी कि क्रांतिकारी संगठन एक तरह से टूटने पे आ गया और बहुत सारे लोगों ने, कॉमरेडों ने और नेताओं ने उपहास करना, मजाक बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक मुझे यह डर लगा कि एक दिन मैं भी कहीं अपने कार्यक्रम की व्यर्थता के बारे में आश्वस्त न हो जाऊं। वह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। खुद से अंदर पूछ रहे हैं खुद को कि कहीं मैं एक दिन इस तरह से नहीं हो जाऊंगा। अध्ययन की पुकार मेरे मन में गलियारों में गूंज रही थी। अब वह अंदर झांक रहे हैं भगत सिंह जी। उन सबको अध्ययन करने के बाद, क्रांतिकारी साथियों को अध्ययन करने के बाद, भगवान के अंदर विश्वास करने वाले लोगों के अध्ययन के बाद, अब वो अंदर उतर रहे हैं। अब अंदर से आवाज आ रही है कि उनको इस चीज के बारे में आस्तिकता, नास्तिकता, भगवान, इस रहस्यवाद के बारे में विश्व के तमाम लोगों को पढ़ने की जो वो अंदर से एक तरह से क्रांति सी हो गई। अब भगत सिंह जी कह रहे हैं मैं अंदर उतरना है। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। सिंपल सी बात है। आपके समान जो विरोधी है उनका जवाब देना है। अध्ययन सबसे बड़ी चीज है, भगत सिंह जी खुद कह रहे हैं। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस, जो कि हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था, हिंसा इनके जहन में थी, सारे क्रांतिकारियों के। ये कह रहे हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस, कि खेल खेल में हिंसा कर देते थे, जो हमारे पुराने साथियों के अत्यधिक व्याप्त था कि जगह गंभीर विचारों ने ले ली। जो भगत सिंह के मन के अंदर हिंसा हमेशा जगती रहती थी, एनी टाइम रोमांस, हिंसा का रोमांस जगता था। क्रांतिकारी यही तो चाहते थे, करते थे कि हमारे देश को रोंदने वाले अंग्रेजों को मारना है, अंग्रेजों को पीटना है, उनकी हत्याएं करनी है। लेकिन अब भगत सिंह जी असहयोग आंदोलन के बाद 1925 के बाद ये बदल चुके हैं। अध्ययन का रास्ता इन्होंने चुन लिया है। एक तरह से अंदर की यात्रा शुरू कर दी है भगत सिंह जी ने, और नास्तिकता की कहानी यहीं से शुरू होगी। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। भगत सिंह जी इस समय के बाद कभी भी
हिंसा का समर्थन नहीं किया इन्होंने। ध्यान रखना, ये चीज़ भगत सिंह जी खुद लिख रहे हैं। जब से इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया 1925 के बाद, तब से ये खुद कह रहे हैं हिंसा तभी न्यायोचित है जब उसकी विकट आवश्यकता हो, अपनी जान तक न बन आए तब तक हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। तो कौन कहता है भगत सिंह जी और गांधी जी एक नहीं? उनके विचारों में साम्यता नहीं है। भगत सिंह जी खुद कह रहे देखो हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। और आजकल ये छोरे चपाटे भगत सिंह जी का चित्र लगा के, फोटो लगा के अपनी डीपी में या अपनी गाड़ी के पीछे बैनर पे, गाड़ी के पिछवाड़े में भगत सिंह जी का फोटो लगाकर इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंकलाब जिंदाबाद कहने वालों। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, देश में बहुत सारे अन्यायोचित बातें हो रही है। एक सीधी सी बात बताऊं, देश के अंदर जो है सबसे बड़ा जो एग्जाम्स होता है, नीट का एग्जाम्स, उसका पेपर लीक हो जाता है। उस एग्जाम को कराने वाले या एग्जाम की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहा है, तुम तो निकम्मो गवारों का भी प्रदर्शन करोगे नहीं, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे नहीं। सरकार खिलाफ तो क्या ही कहूँ मैं कि जिम्मेदारी सरकार की है, उस जिम्मेदारी को याद सरकार को नहीं करवाओगे। लेकिन तुम्हारा इन निकम्मेपन, जाहिलपन तुम्हारा क्या है कि जो बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं, उन आवाज़ उठाने वालों के गिरेबान में तुम गिरेबान पकड़ते हो, उनके साथ तुम मारपीट करते हो और तुम अपने आप को क्या बोलते हो? राष्ट्रवादी, डैम राष्ट्रवादी। इतनी गंदी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है आपको बोलने के लिए बहुत सारी, लेकिन क्या करूं, मैं भगत सिंह जी को पढ़ रहा हूं। कैसे राष्ट्रवादी हो तुम? भगत सिंह जी को चिपकाने से और भगत सिंह जी का नाम लेने से, इंकलाब जिंदाबाद बोलने से, जय हिंद बोलने से तुम लोग क्रांतिकारी हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। राष्ट्रवादी क्या होते हैं पता है तुम्हें? तलवे चाटने वालों। चलिए छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह जी आगे थे, अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। ये मैं नास्तिक क्यों हूं उसी किताब का हिस्सा है। क्या लिख रहे हैं? अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। यह तो रही तरीके की बात। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमें लड़ना है। आदर्शवादी बात कर रहे हैं, आदर्श की बात कर रहे हैं। आदर्श की स्पष्ट धारणा क्या है, उसके लिए हमें लड़ना है। और ये अब बताएंगे भगत सिंह जी क्या कर रहा हूँ मैं, नास्तिक क्यों बना हूँ मैं, मेरा मुख्य साधन क्या है, इस क्रांतिकारी घटनाओं के पीछे मेरा मुख्य साधन क्या है, अब मैं कैसा बन गया हूँ पढ़ने के बाद। क्योंकि उस समय कोई विशेष क्रांतिकारी कार्य नहीं हो रहा था, अतः मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। 1925 के बाद में जनरली क्रांतिकारी घटनाएं जो थोड़ी कम हो जाती है, ठप हो जाती है या धीरे धीरे होती है, बंद पड़ जाती है, और इस समय भगत सिंह जी को जो है पढ़ने का मौका मिलता है बहुत अच्छे से। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु ज्यादातर लेनिन, त्रोत्स्की, अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। जो अपने अपने देशों में व्यवस्थित और सफलतापूर्वक क्रांति लाने वाले जो लोग थे उनके बारे में भगत सिंह जी ने पढ़ा। तुमने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, बाकुनिन का नाम सुना तुमने, मार्क्स का नाम सुना होगा, लेकिन मार्क्स पढ़ा तुमने कभी और अपने आप को राष्ट्रवादी कहने चल दिए। लेनिन को पढ़ा इन्होंने, लेनिन तुम नाम नहीं सुना होगा तुम लोगों ने और अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हो। ट्रोत्स्की सुना आपने, ट्रोत्स्की को पढ़ा भगत सिंह जी ने। अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे, वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य, ये बाकुनिन की पुस्तक का नाम है। इस विषय पर यद्यपि आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है, बाद में मुझे निरलम स्वामी द्वारा लिखी एक पुस्तक सहज ज्ञान मिली। निरलम स्वामी की किताब थी एक सहज ज्ञान, वो पढ़ा इन्होंने। ये जो मुख्य किताबें थी जो भगत सिंह जी ने पढ़ी थी। तो आज के लिए ये सीरीज खत्म कर रहे हैं हम, नेक्स्ट कल शुरू करेंगे इन सारी किताबों का सार और आगे भगत सिंह जी जो क्या कह रहे हैं वो सब चीज़ें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो कह रहे हैं अपने आवाज राष्ट्रवादी, भगत सिंह जी को पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लो। किसी के तलवे चाटने से और किसी के बहकावे में आके किसी के कहने पर तुम बेरोजगार लोग ऐसा मत करो। इज्जत की कमाओ, इज्जत की खाओ। किसी के बहकाव में आकर के और किसी के कहने पर और ये फालतू की घटनाएं तुम मत करो, ठीक है।
चैनल अच्छा लगा हो, ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।